हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे पिपेरियम का सेकंड पार्ट के बारे में जानकारी देंगे। तो पिपेरियम का सेकंड पार्ट जो होता है वो डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते तक होने वाले सिक्रीशन को जो थ्रू द वेजाइना होता है उसे पिपेरियम कहते हैं। उसका कलर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये सब डिस्कस हमने फर्स्ट वाला जो पार्ट था पिपेरियम उसमें किया था। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे जो है इसमें हम पढ़ेंगे केयर ऑफ मदर, डाइट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज एंड हाइजीन। ठीक है, तो केयर कैसे की जाती है पिपेरियम वाली मदर की, डाइट क्या होती है, रेस्ट कैसे करते हैं वो लोग, एक्सरसाइज हाइजीन कैसे मेंटेन रखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहले है आपका डाइट। तो डाइट की अगर हम बात करें तो प्रसव के बाद माँ को पौष्टिक और संतुलित आहार देना चाहिए। भोजन में प्रोटीन पूरा उसको बैलेंस डाइट देनी है। मतलब बैलेंस डाइट देने के साथ में ही भोजन में प्रोटीन, दूध, दालें, अंडा, मांस, विटामिन्स, खनिज पदार्थ, आयरन, कैल्शियम और पर्याप्त पानी शामिल होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको इंश्योर करना है कि जो पिपेरियम वाली मदर है उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों। प्रॉपर दाल दें उसे, प्रॉपर दूध दें जिसमें कैल्शियम हो, आयरन हो, अंडा दें जिसमें प्रोटीन हो, मांस दें, विटामिन्स दें, खनिज लवण दें, खनिज पदार्थ दें। ठीक है, आयरन कैल्शियम की कोई भी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें पिपेरियम वाली मदर को करानी है। इसके बाद तेलीय और मसालेदार भोजन से परहेज़ करना है। ज़्यादा ऑयली और जंक फूड उसको नहीं देने हैं, वो उसकी हेल्थ पे गंदा असर डालेंगे। हरी सब्जियाँ, फल, दूध, दही आदि का सेवन नियमित रूप से करना है। ठीक है, हरी सब्जियां जो कि उसको आयरन देंगी, फल देंगे जिससे उसको मिनरल्स और विटामिन्स मिलेंगे, दूध देंगे, दही देंगे, दूध वाले प्रोडक्ट उसको ज़्यादा देंगे। माँ को दिन में 4 से 5 बार हल्का लेकिन पौष्टिक भोजन देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है उसको एक बार में ही पेट भर के बहुत ज़्यादा खा लेना है, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके उसको देना है और पौष्टिक होना चाहिए और हेल्दी एंड फ्रेश खाना जो है पुपेरियम वाली मदर को होना चाहिए। इसके बाद देखिए रेस्ट की बात करते हैं। विश्राम। तो प्रसव के बाद शरीर को पुनः सामान्य होने के लिए पर्याप्त विश्राम आवश्यक होता है। माँ को कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। दिन में भी थोड़ी देर आराम करना चाहिए, विशेषकर स्तनपान कराने के बाद में। मानसिक तनाव से बचना चाहिए क्योंकि यह दूध उत्पादन को प्रभावित करता है। क्योंकि मानसिक तनाव जो होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो है वो इनहिबिट करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर कम हो जाएगा या प्रभावित हो जाएगा, स्टिमुलेट नहीं होगा, तो दूध का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। इसलिए उसको कोई भी तनाव नहीं लेना है, कोई भी डिप्रेशन नहीं लेना है और कम से कम उसे दिन में 8 घंटे रेस्ट करना है। थोड़ी देर आराम करना है जब भी वो स्तनपान कराएगी, उसके बाद वो थोड़ी देर रेस्ट करे। प्रसव के बाद शरीर को सामान्य और विश्राम अवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उससे फीमेल की थकावट कम होती है, फीमेल में एंजाइटी कम होती है, उसमें डिप्रेशन कम होता है, उसको प्रॉपर रेस्ट मिल जाता है, तो वो उसके लिए लाभकारी होता है। इसके बाद देखिए बात करते हैं व्यायाम, एक्सरसाइज की। तो प्रसव के कुछ दिनों बाद हल्के व्यायाम जैसे गहरी सांस लेना, टहलना, हाथ पैर की हल्की कसरत शुरू की जा सकती है। डॉक्टर की सलाह से ही व्यायाम प्रारंभ करना है, अपने मन से या अपने आप से पिपेरियम पीरियड में एक्सरसाइज नहीं करना है। व्यायाम से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वजन संतुलित रहता है। पेल्विक फ्लोर व्यायाम, केगल एक्सरसाइज विशेष रूप से उपयोगी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रसव के बाद पिपेरियम पीरियड में आप कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो उससे पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। ठीक है, प्रसव के कुछ दिनों बाद हल्के व्यायाम कर लें, सांस लेना, टहलना, हाथ पैरों की हल्की कसरत शुरू आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको पहले डॉक्टर की एक्सरसाइज लेना ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे हाइजीन की, स्वच्छता। तो माँ को दैनिक स्नान करना चाहिए, शरीर को साफ रखना चाहिए, जननांग क्षेत्र की सफाई गुनगुने पानी से करनी चाहिए। विशेषकर प्रसव के बाद संक्रमण से बचाव के लिए कपड़े और बिस्तर साफ सुथरे रखें। हाथों की सफाई हर बार बच्चे को छूने या स्तनपान कराने से पहले करना चाहिए। साफ सूती कपड़े पहनने चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। मतलब जब आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो ज़्यादा गैदरिंग में आप ना रहें, हाथों को बार बार धोते रहें। अगर आप अपने बेबी को स्तनपान कराने जा रहे हैं या फिर उसको केयर करने जा रहे हैं तो उससे पहले भी हाथ धो लें। कपड़े और बिस्तर जो है वो साफ़ होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। जननांग क्षेत्र जो होते हैं, जो उसके इंटीमेट एरियाज़ होते हैं, उनका अच्छी तरीके से रख रखाव करना है। हाइजीन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी है। जब भी आप टॉयलेट जाएँ या जब भी आप वॉशरूम यूज करें तो आप वहाँ पे किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी अच्छे ब्रांडेड कंपनी का
जो है वहाँ पे वॉश यूज कर सकते हैं। इसके लिए इसके लिए मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो कि हाइजीन को मेंटेन रखने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनका भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रसवोत्तर मतलब प्रसव के बाद काल वह समय होता है जब प्रसव के बाद माँ का जो शरीर होता है वो धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लौटता है। इस अवधि में स्तनपान का सही प्रबंधन माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि आप अगर अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग का, अच्छे से उसको प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, तो आपका शरीर जो है, आपका बॉडी जो है वो वापस अपनी दोबारा शेप में आने के लिए भी आपको उससे हेल्प मिलेगी। इसके बाद देखिए स्तनपान का महत्व। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। माँ का दूध शिशु के लिए संपूर्ण आहार है। इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, प्रतिरक्षक तत्व, एंटीबॉडीज और एंजाइम होते हैं। यह संक्रमण से सुरक्षा, मातृत्व बंधन को मजबूत करने में और माँ के गर्भाशय के संकुचन में मदद करने में हेल्प करता है। माँ का दूध बहुत लाभकारी होता है। सभी को पता है कि माँ का दूध जो है वो शिशु के लिए पूरा आहार है। अगर आप माँ का दूध सिर्फ बच्चे को पिला रहे हैं तो आपको अलग से पानी भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। सारे एंटीजन एंटीबॉडी माँ के दूध में अवेलेबल होते हैं और वो सफिशिएंट होता है बच्चे के लिए जितना भी उसको नीड हो। इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं, प्रतिरक्षा तत्व भी होते हैं, एंटीबॉडीज भी होती हैं, एंजाइम भी अवेलेबल होते हैं और ये इन्फेक्शन फ्री होता है, इन्फेक्शन से भी बचाता है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी मजबूत करता है माँ और बच्चे के बीच में। तो स्तनपान प्रारंभ करने का समय जो होता है, टाइम टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, शिशु का जन्म होते ही या जन्म के आधा घंटे के अंदर या 1 घंटे के भीतर स्तनपान प्रारंभ करा देना चाहिए। इससे कोलेस्ट्रॉम, पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे को मिलता है जो संक्रमण से बचाव करता है। तो आपको क्या करना है कि स्तनपान जितना जल्दी हो सके वो प्रारंभ कराना है, स्टार्ट कराना है। उससे बच्चे को पहला दूध भी देना है जिसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं और सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज जो होती हैं वो एंटीजन जो होते हैं वो उसी के अंदर मौजूद होते हैं। वो हेल्प करता है बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करने में और बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करने में हेल्प करता है। इसलिए पहला दूध आपको बच्चे को ज़रूर से पिलाना है। इसके बाद देखिए बात करेंगे सही तकनीक की, प्रॉपर टेक्निक ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। तो माँ और शिशु दोनों को आरामदायक स्थिति में होना चाहिए। शिशु का सिर और शरीर सीधा होना चाहिए। मुंह पूरी तरह से निप्पल और एरियोला को ढके हुए होना चाहिए। शिशु को दोनों स्तनों से बारी बारी से दूध पिलाना चाहिए। प्रत्येक फीडिंग के बाद शिशु को डकार दिलाना चाहिए जिसको हम बर्पिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सही टेक्निक है दूध पिलाने की कि माँ को पहले आरामदायक स्थिति दे दो और बच्चे को सीधा रखो और बच्चे का माँ का निप्पल और बच्चे का मुंह जो है वो आमने सामने होना चाहिए। बारी बारी से दोनों दूध पिलाने हैं और दूध पिलाने के बाद बच्चे को बर्पिंग भी करनी है। सो केयर ऑफ ब्रेस्ट फीड कैसे करेंगे? ब्रेस्ट स्तनों की देखभाल। तो दैनिक स्नान करना है, स्तनों को साफ रखना है। स्तनों से पहले और बाद में निप्पल को गुनगुने पानी से पोंछ लेना है। दूध भराव, ठीक है, एंगोर्जमेंट जिसे हम कहते हैं, होने पर गुनगुनी सिकाई करनी है, थोड़ा दूध निकाल दें। अगर आपको एंगोर्जमेंट हो रहा है, एंगोर्जमेंट मतलब आपको हैवीनेस हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, आपके ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं, आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पेनफुल हो रहा है, तब आप गर्म पानी से या गर्म किसी भी चीज़ से उसकी सिकाई कर सकते हैं और साथ में आप थोड़ा सा दूध को जो है वो थोड़ा सा बाहर भी निकाल सकते हैं, उससे आपके ब्रेस्ट को हेल्प मिलेगा। दरार या संक्रमण, क्रैक्ड निप्पल्स एंड मैस्टेटाइटिस जो होता है कि स्थिति में डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रैक्ड हो रहे हैं निप्पल्स और मैस्टेटाइटिस हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट अगर हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। डॉक्टर के पास आप हेल्प के लिए या डॉक्टर के पास कंसल्ट के लिए जा सकते हैं। माँ का आहार और विश्राम की बात करें, डाइट एंड रेस्ट ऑफ मदर। तो माँ को ऊर्जा, प्रोटीन और तरल पदार्थों से भरपूर आहार देना चाहिए। पर्याप्त आराम और नींद आवश्यक है ताकि दूध उत्पादन ठीक रहे। ये अगर आप माँ को देंगे तो उसका दूध भी अच्छे से बनेगा, माँ को कोई दिक्कत भी नहीं होगी और उसकी बॉडी दोबारा वापस अपनी शेप में आने के लिए भी तैयार होगी। मनोवैज्ञानिक समर्थन की बात करें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो माँ को भावनात्मक और पारिवारिक सहयोग मिलना चाहिए। मानसिक तनाव से दूध का स्राव कम हो सकता है, इसलिए माँ को सकारात्मक वातावरण दिया जाना चाहिए। अगर उसको कोई डिप्रेशन होगा, कोई एंजाइटी होगी, अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उसका दूध आना या फिर उसका मिल्क सिक्रीशन कम हो सकता है। इसलिए आपको कोई भी उसको टेंशन या डिप्रेशन में वाली बात उसको नहीं बतानी है और प्रॉपर तरीके से उसको आराम देना है। परिवार का पूरा पॉजिटिव सपोर्ट उसके साथ होना चाहिए।
एएनएम नर्स की भूमिका की बात करें अगर, तो माँ को सही स्तनपान तकनीक सिखाना ये एएनएम का काम होता है। स्तनों की स्वच्छता और देखभाल पर सलाह देना एएनएम का काम है। स्तनपान संबंधी समस्याओं की पहचान कराना और उपचार हेतु रेफर करना ये भी हमारे हेल्थ वर्कर का काम है। माँ को पौष्टिक आहार, विश्राम और मानसिक समर्थन के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब हमारे एएनएम के रोल्स होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उनको काउंसलिंग करने होते हैं पेशेंट को और उसके घर वालों को। अब बात करते हैं प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन के बारे में। तो प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन जो होती है उसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रसवोत्तर काल यानी बच्चे के जन्म के बाद के 6 सप्ताह का समय माँ के स्वास्थ्य के लिए बहुत संवेदनशील होता है। इन अवधि में संक्रमण, रक्तस्राव, एनीमिया और अन्य जटिलताओं की संभावना रहती है, इसलिए रोग निरोधक प्रोफाइलैक्टिक दवाओं का प्रयोग आवश्यक होता है। मतलब जो आपका पिपेरियम पीरियड होता है इसमें इन्फेक्शन लगने के चांसेस, एनीमिया होने के चांसेस, आपके और अलग डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और ये सारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन की दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। वो दवाएं कौन कौन सी होती हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मेन प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन जो होती हैं, मुख्य रोग निरोधक औषधियाँ आयरन और फॉलिक एसिड। आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट जो होती हैं प्रसव के बाद काल में रक्त की कमी, एनीमिया को रोकने के लिए दी जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से महिला को एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो वो एनीमिया को कंप्लीट करने के लिए, ब्लड की कमी को कंप्लीट करने के लिए हम डेली गोली की एक खुराक 60 mg आयरन प्लस 500 mg फॉलिक एसिड रोज़ाना कम से कम 3 महीने तक महिलाओं को देते हैं पिपेरियम पीरियड में, मतलब बच्चे की डिलीवरी होने के बाद। इसका जो महत्व है, माँ को कमजोरी दूर करता है, दूध में पोषक तत्व बनाए रखता है, आयरन की कमी को पूरा करता है, ब्लड को कंप्लीट रखता है। ये इसके यूजेस होते हैं, इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो हम आयरन की खुराक देते हैं जिसमें 60% आयरन और 500 mg माइक्रोग्राम जो होती है वो फॉलिक एसिड होती है। और ये रोज़ाना हमें एक टैबलेट मदर को देनी होती है। 3 महीने तक हमें लगातार डिलीवरी के बाद ये मेडिसिन महिला को देनी होती है। इसके बाद जो सेकंड है आपका विटामिन और कैल्शियम सप्लीमेंट। विटामिन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट हम देंगे जो कि हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में और थकान को कम करने में हेल्प करेगा। और खुराक जो होगी इसकी वो 500 mg हम देंगे दिन में 2 बार, और मल्टीविटामिन रोज़ाना दिन में 1 बार हम दे सकते हैं। ये हमें कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा और हमारे बच्चों को भी मिल्क के थ्रू कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करता है। इसके बाद हम देंगे टिटनेस टॉक्सॉइड टीका। यह गर्भवती से दूसरा टीका नहीं लगता है, तो प्रसव के तुरंत बाद दिया जाता है। मतलब अगर किसी भी गर्भवती को उसके पूरे एंटीनेटल पीरियड में कोई भी टीका ना लगा हो, टीटी का, टिटनेस टॉक्सॉइड का, तो फिर हम ये टीका उसको प्रसव के तुरंत बाद लगाते हैं। माँ और शिशु दोनों को टिटनेस से सुरक्षा देता है। माँ को और बच्चे को दोनों को ही ये टिटनेस से बचाता है, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। तो अगर वो ड्यूरिंग ANC नहीं लगा है तो हम उसे डिलीवरी के तुरंत बाद भी दे सकते हैं। इसके बाद है आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दवाएं जो होती हैं वो इन्फेक्शन को कम करने के लिए दी जाती हैं। यदि प्रसव के समय एपिजोटमी या सर्जरी, सी सेक्शन हुआ है तो संक्रमण से बचने हेतु आपको एंटीबायोटिक्स भी यूज कर सकते हैं। उदाहरण जैसे एमोक्सिलिन, सफेक्सिन आदि डॉक्टर्स की सलाह से आप इसको ले सकते हैं। अगर किसी भी महिला को कोई कट लगा है, कोई टीयर हुआ है या एपिजोटमी हुई है या ऑपरेशन से बचा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम एंटीबायोटिक्स मरीज को दे सकते हैं और उसको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसके बाद देखिए कृमिनाशक दवाएं, डीवॉर्मिंग टैबलेट। यदि आवश्यकता हो तो एल्बेंडाजोल 400 mg एक बार दी जाती है ताकि पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक हो। ठीक है, अगर एल्बेंडाजोल आप देंगे तो जो भी वो इनटेक करेगी, जो भी वो खाएगी, वो उसका जो अवशोषण है, वो उसका जो डाइजेशन है वो अच्छा होगा, और किसी भी प्रकार का अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो उससे भी उसको प्रिवेंशन मिल जाएगा अगर आप एल्बेंडाजोल वहाँ पे देते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे परिवार नियोजन हेतु औषधियाँ, फैमिली प्लानिंग मेडिसिन, जो कि किसी भी डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे महिला दोबारा से जल्दी प्रेग्नेंट ना हो जाए और उसको कोई ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो सबसे पहले तो स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रोजेस्टेरोन या IUCD लगाई जाती है। इसके अलावा आप ज़्यादा उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं भाई प्रोजेस्टेरोन जो होती हैं
ओनली पिल्स वाली जो टैबलेट होती हैं वो ले सकती है, या कॉपर टी वो लगवा सकती है। गर्भ निरोधक से माँ को पर्याप्त अंतराल मिलता है। अगली गर्भावस्था से पहले 3 साल का अंतर वो आराम से कर सकती है। तो परिवार नियोजन के बारे में भी आप उसको बता सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे रोल ऑफ एएनएम की। तो माँ को सभी आवश्यक प्रोफैलेक्टिक दवाओं की जानकारी देना, दवाओं की सही खुराक और अवधि समझाना, साइड इफ़ेक्ट पर निगरानी रखना, स्वच्छता, आहार और स्तनपान के साथ साथ दवाओं के पालन के लिए भी प्रोत्साहित करना, ये हमारी एएनएम का काम होता है। अगर कोई भी मेडिसिन वहाँ पे चल रही है तो उसके लिए वो जानकारी मरीज़ को दे सकती है। स्पेशल नीड ऑफ पोस्ट नेटल वूमेन, इसके बारे में जानते हैं। स्पेशल नीड क्या होती है पोस्ट नेटल वूमेन की। पोस्ट नेटल वूमेन मतलब डिलीवरी के बाद का समय जो होता है उससे पोस्ट नेटल बोलते हैं। ठीक है, जब डिलीवरी हो जाती है वूमेन की तो उसके बाद वाले इस टाइम को पोस्ट नेटल वूमेन कहते हैं। तो प्रसवोत्तर काल मतलब पोस्टनेटल पीरियड में वह समय है जो प्रसव के 6 सप्ताह तक रहता है। इस अवधि में महिला के शरीर में अनेक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, इसलिए माँ को विशेष देखभाल और सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम ऐसी महिलाओं को जो डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते तक उसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के डिसबैलेंस और हार्मोन सिक्रीशन का जो है फेज चलता है, इस वजह से उसको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। तो वो क्या क्या नीड होती है इसके बारे में जानते हैं। तो प्रसवोत्तर महिला की विशेष आवश्यकताएं। स्पेशल नीड फॉर पोस्टनेटल वूमेन। शारीरिक देखभाल, फिजिकल केयर, माँ को पर्याप्त विश्राम और नींद मिलनी चाहिए। जननांग क्षेत्र जो आपका पेरिनियल एरिया होता है उसकी हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई को नियमित रूप से करना चाहिए जिससे कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। लोकिया की मात्रा और रंग पर ध्यान देना चाहिए कि लोकिया का कलर कैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। स्तनों की देखभाल करनी है, दूध भराव, दरार या संक्रमण से बचना है, किसी भी प्रकार का क्रैक निप्पल होने से बचना है, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचना है। शरीर का तापमान और स्वास्थ्य की स्थिति पर निगरानी रखनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं विशेष तौर से स्पेशल नीड में पोस्टनेटल वुमेन के लिए फिजिकल केयर में देखी जाती हैं। इसके बाद देखिए पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस डाइट। माँ को ऊर्जा, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिनों से भरपूर भोजन दिया जाना चाहिए। ये पोस्टनेटल मदर के लिए स्पेशल ये डाइट प्लान होना चाहिए कि उसमें सारी ही जितनी भी ज़रूरी मात्राएं होती हैं विटामिन्स की, मिनरल्स की, वो पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्त पानी पीना चाहिए जिससे कि वो डिहाइड्रेशन में ना जाए। तरल पदार्थ पिएं ताकि दूध उत्पादन अच्छा रहे। हल्का, ताज़ा और पचने योग्य भोजन लेना चाहिए। एक साथ बहुत ज़्यादा भोजन नहीं लेना है, धीरे धीरे करके कई सारे हिस्सों में करके भोजन को लेना है। इसके बाद देखिए स्तनपान संबंधी सहायता। तो ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट। स्तनपान को जन्म के 1 घंटे के भीतर प्रारंभ करना चाहिए। सही स्तनपान की तकनीक सिखाई जानी चाहिए। माँ को नियमित रूप से दोनों स्तनों से दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट में एक एएनएम को जो है वहाँ पे स्पेशल नीड में उनको बताना चाहिए कि जन्म के 1 घंटे के भीतर वो अपने बच्चे को दूध पिला दे। और स्तनपान की जो सही टेक्निक होती हैं, जो 4 उसके अटैचमेंट होते हैं और जो 4 पोजीशन होती हैं उनको भी बताना है। माँ को नियमित रूप से दोनों स्तनों को दूध पिलाने के लिए भी पेशेंट को बताना है कि भाई दोनों स्तन से वो दोनों ब्रेस्ट से दूध पिलाए, जिससे कि किसी भी ब्रेस्ट में दूध जो है वो बाकी ना रह जाए। क्योंकि जब एक ब्रेस्ट में पूरी तरीके से दूध एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, उसके बाद ही उसमें रीफिलिंग होना स्टार्ट होता है। ठीक, इसके बाद मानसिक और भावनात्मक समर्थन, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट देना है। प्रसव के बाद मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, बेबी ब्लूजेस हो सकते हैं। परिवार और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को माँ को भावनात्मक सहयोग और प्रोत्साहन देना चाहिए। परिवार और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को माँ को भावनात्मक सहयोग और प्रोत्साहन देना चाहिए। माँ को सकारात्मक माहौल और आत्मविश्वास देना आवश्यक होता है। तो ये सारी चीज़ें इमोशनल और मेंटल सपोर्ट में पोस्ट नेटल मदर की करनी है जो प्यूपेरियम पीरियड में अभी प्रेजेंट में है। इसके बाद देखिए पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता। तो दैनिक स्नान और साफ कपड़ों का उपयोग करें। हाथों की सफाई हर बार बच्चे को छूने या दूध पिलाने से पहले कर लें। साफ बिस्तर और साफ वातावरण का जो है वहाँ पे आपको बनाए रखना है जिससे कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार का अनइजीनेस वहाँ पे ना हो। तो ये सारी साफ़ सफाई का आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद परिवार नियोजन के बारे में बताना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में। फिर सबके बाद माँ को गर्भनिरोधक विधियों के बारे में जानकारी देनी है। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रोजेस्टेरोन और पीओपी, जिसको हम पीओपी जो होता है उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। उसके अंदर खाली प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता है। और आईयूसीडी कॉपर्टी के उपयुक्त के बारे में आपको बताना है। चिकित्सा अनुगमन मतलब मेडिकल फॉलोअप के बारे में बताना है कि प्रसव के बाद 6 हफ्ते के भीतर जांच उसको करानी है। पोस्टनेटल चेकअप उसको अवश्य ही कराना है। रक्तचाप, वजन, स्तनों, गर्भाशय और जनानों की जांच के बारे में बताना है। किसी भी संक्रमण या जटिलता के लक्षण पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पेशेंट को बताना है। इसके बाद देखिए एएनएम नर्स की भूमिका, रोल ऑफ एएनएम नर्स अगर इसमें होगा तो प्रसवोत्तर देखभाल के सभी पहलुओं पर माँ को शिक्षित करना, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आहार और स्तनपान पर सलाह देना, संक्रमण की रोकथाम और पहचान में मदद करना, माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य की निगरानी रखना, ये एएनएम के कार्य होते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं नीड बेस्ड हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो नीड बेस्ड हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो प्रसवोत्तर काल वह समय होता है जब प्रसव के बाद महिला का शरीर और मन धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लौटता है। इस अवधि में माँ को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए इस समय आवश्यकता आधारित स्वास्थ्य शिक्षा, नीड बेस्ड हेल्थ एजुकेशन देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो नीड बेस्ड हेल्थ एजुकेशन देना जो है इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर उद्देश्य की बात करें तो माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, संक्रमण, रक्तस्राव, एनीमिया जैसी जटिलताओं की रोकथाम करना, स्तनपान, पोषण, स्वच्छता और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं कि भाई माँ और शिशु दोनों को स्वास्थ्य की शिक्षा दे दो, संक्रमण की पहचान कर लो, रक्तस्राव, एनीमिया जटिलताओं की रोकथाम के लिए उन्हें उपाय बता दो या फिर उनको उसके साइनम सिम्टम बता दो, स्तनपान, पोषण, स्वच्छता और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ये सारे जो हैं इसका उद्देश्य होते हैं। इसके बाद देखिए प्रसवोत्तर काल में आवश्यक आधारित स्वास्थ्य शिक्षा के मुख्य विषय, मेन एरियाज ऑफ नीड बेस्ड हेल्थ एजुकेशन कौन कौन से होते हैं। पर्सनल हाइजीन होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता, जिसके अंदर दैनिक स्नान करना, जननांग क्षेत्र की सफाई रखना, साफ कपड़े और बिस्तर का उपयोग करना, हाथों की सफाई हर बार बच्चे को छूने से पहले करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद देखिए रेस्ट एंड एक्सरसाइज, विश्राम और व्यायाम, माँ को पर्याप्त नींद और आराम मिलना चाहिए। प्रसव के कुछ दिनों बाद हल्के व्यायाम शुरू किए जा सकते हैं। व्यायाम से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और गर्भाशय सामान्य होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भाई रेस्ट करना है और एक्सरसाइज भी करना है। इसके बाद देखिए संक्रमण से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, तो प्रसव स्थल और शरीर को स्वच्छ रखें, घाव या एपिजोटमी क्षेत्र की सफाई करें, किसी भी बुखार, दर्द या दुर्गंध युक्त शराब पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, यह आपको प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन में करना है। इसके बाद देखिए फैमिली प्लानिंग, माँ को गर्भनिरोधक विषयों की जानकारी दें, स्तनपान करने वाली माताओं के लिए सुरक्षित विधियाँ जैसे आईयूसीडी या पीओपी उपयोगी होती है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिए आपको क्या करना है, उसको प्रोजेस्टेरोन की पिल्स लेनी है और आईयूसीडी लगवानी है। इसके अलावा वो अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो कुछ भी ना ले, ऐसा आपको एडवाइस करना है। इसके बाद देखिए मानसिक स्वास्थ्य, जिसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं, तो माँ को सकारात्मक वातावरण और परिवार का सहयोग मिलना चाहिए। मानसिक तनाव या अवसाद के लक्षण दिखने पर स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करना है। ठीक है, अगर मानसिक तनाव दिख रहा है, डिप्रेशन में रह रही है, चिड़चिड़ी रह रही है, तबीयत उसकी ठीक नहीं रहती है, तो ये सारे मानसिक तनाव के लक्षण होते हैं। अगर ऐसा कोई भी लक्षण है तो चिकित्सक को दिखाना है, ऐसा उनको एडवाइस करना है। इसके बाद देखिए एएनएम की क्या भूमिका रहेगी इसमें, तो माँ की आवश्यकताओं के अनुसार स्वस्थ शिक्षा देना एएनएम की अहम भूमिका होती है। माँ को व्यवहारिक प्रशिक्षण जैसे स्तनपान, स्वच्छता, आहार देना, ये भी जो एक एएनएम और जो नर्स होती हैं, उन जो फ्रंटलाइन वर्कर होते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, कि स्तनपान कैसे कराना है, उनकी स्वच्छता कैसे रखनी है, जो माँ स्तनपान करा रही हैं प्यूपेरियम पीरियड में है उनका आहार कैसे होना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी देना, जागरूकता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद करना, फॉलो अप विजिट में माँ की स्थिति का मूल्यांकन करना, मतलब जब बच्चा डिलीवर होता है तो डिलीवर होने के बाद में जो प्यूपेरियम वाली जो माँ होती है उसके पास आशा को और एएनएम को विजिट करनी होती है, उसके हेल्थ का असेसमेंट करना होता है, जिसको हम फॉलो अप कहते हैं।
तो वो फॉलोअप भी आपको क्या करना है, प्रॉपरली करना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी नीड बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं पिपेरियम पीरियड की, उसको कैसे सॉल्यूशन होता है उसके बारे में जानकारी। थैंक यू सो मच।